टू आर जी क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स एंड प्रेशर में ये अपना टॉपिक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स है, डेफिनेशन स्टार्ट करने के पहले है क्या, पहले आपको जरा समझा दूं। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा है, मूवेबल है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा है, मूवेबल है, मतलब मूव कर सकता है। जैसे मैं देखो जरा से मैं समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, इसको पकड़ कर रखे हैं और पकड़ के जो रखे हैं और यहां से ये क्या कर रहा है, मूव कर सकता है। देखो ये मूव कर रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो मूव कहां पे कराना है हमको, यहां पे कराना है। और हम फोर्स कहां पे लगा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगने के कारण मूवमेंट मेरा कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। और कैसे बोलते हैं समझो जरा सा। तो मेरे पास सपोज करो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सपोज करो मेरे पास इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट लाने के लिए हम सपोज करो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ पाइवोशन है। तो यहां से फोर्स लगने के बाद मेरा काम कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। और ये फोर्स के कारण देखो यहां पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट भी आ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे कि जो आपने फोर्स लगाया है वो फोर्स एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर याद रखिए डिस्टेंस आप हमेशा मेजर करेंगे 90 डिग्री पे। तो जो आपने फोर्स लगाया है उस फोर्स का और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, कहां तक का, जहां से फोर्स लगा हुआ था और जिस पॉइंट पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा वहां तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको मल्टीप्लाइड करके जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल कॉल, क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो प्रॉपर्ली समझ चुके हो कि नहीं समझे, फिर से समझाते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर जहां से हमने फोर्स लगाना है और जहां पे मेरा क्या हो जाएगा, मूवमेंट आएगा, जहां पे मेरा क्या हो जाएगा, पाइवोशन होगा, तो उस पॉइंट तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाइड करके जो वैल्यू मेरे पास आता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब जरा सा मैं अगर इसको डेफिनेशन में दूं तो डेफिनेशन क्या होगा, सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड करेंगे, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। देखो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, मतलब क्या, ये प्रोडक्ट है। सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द, क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से हमने फोर्स लगाया और जहां पे ये मूव कर रहा है वहां तक के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसके प्रोडक्ट को आप क्या बताओगे, मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ फोर्स। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपको, डेफिनेशन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, क्या लिखोगे आप, मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, जैसा आपको बताया, as the product of magnitude of force and perpendicular distance। कैसा डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर। इस वर्ड को अगर आप नहीं लिखोगे डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, आपके पास आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां तक, बिटवीन point of application of force to the axis of rotation, तो ये तो आपके पास समझ में आ गया, ये आपके पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इतना डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ के लिख देना m इक्वल्स टू, क्या लिख दोगे, f इंटू डी। अब यहाँ लिख दो, हर एक सिंबल का अपना मीनिंग है वो लिख दो जरा सा। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। इस तरह से आप लिखोगे तो आपका आंसर क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है जो भी चेक करेगा उसके ऊपर। और f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब आता है क्या, इसके बाद हम इसके यूनिट को लिखेंगे, बट उससे पहले जरा सा बात कर लें कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमको समझ में आ गया। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो फैक्टर्स की बात करो जरा सा। फैक्टर्स तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला जो फैक्टर है दैट इज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो दो चीजें आपके पास है, ये फोर्स एंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दोनों पे। और दोनों के संग देख रहे हो जरा सा, आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द क्वांटिटी। सो पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली, मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मतलब जितना आप ज्यादा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, आपका मोमेंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर आपके पास दैट इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नंबर 2, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं जरा समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास क्या होता है, एक पॉइंट है और हमने क्या किया, इसको यहां से फोर्स लगाते हैं। अभी मेरे पास जितना मोमेंट निकल के आएगा, अगर हम इस डिस्टेंस को बड़ा करके इतना बड़ा कर दें, तो अब ये पहला वाला मोमेंट से क्या हो जाएगा, ये मोमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आप लोग क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस क्या क्या इंक्रीज कर दिया। तो बोले सर मोमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कि मोमेंट ज्यादा होने का मतलब यही हुआ कि आपका वर्क क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। अब आप जितना पहले जितने आसानी से कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा, उससे भी आसानी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका मोमेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिससे आपका टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर्स जो था, इन दो फैक्टर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब इसके हम यूनिट की बात कर लें। देखो यूनिट तो यूनिट आपको पूरा मिला के मोमेंट ऑफ फोर्स में पढ़ना कितना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स में सिर्फ इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाते जाओगे, गिव रीजन से लेके इसके यूनिट को लिखना हो या कुछ भी लिखना हो इससे रिलेटेड, तो सारा का सारा आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट में क्या क्या यूनिट चाहिए हमको, फोर्स का यूनिट चाहिए, तो फोर्स का यूनिट हमने लिख दिया न्यूटन। एंड अब आप बात करते हैं क्या, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी हो, सबके लिए यूनिट तो एक ही होता है। नॉर्मल डिस्टेंस के लिए भी वही यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए भी वही यूनिट। तो आपके पास डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये जो न्यूटन मीटर आपके पास क्या होगा, यूनिट निकल आया। अब आपके पास एक दिमाग में होगा, सर अभी आप कुछ दिन पहले फोर्स पढ़ाए थे, सॉरी ये वर्क पढ़ाए थे, तो वर्क में भी आपके पास वहां जो लिखते थे जूल का डेफिनेशन क्या लिखते थे, न्यूटन मीटर। तो यहां क्या, न्यूटन मीटर के लिए क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जूल से, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक ही मत कर। देखो दोनों का दोनों क्या होता है, सेम यूनिट में एक्सप्रेस होता है। ये भी न्यूटन मीटर वर्क के लिए भी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए भी आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर। तो इस न्यूटन मीटर के लिए क्या करते हो, वर्क में आप क्या लिखते हो, जूल लिखते हो। ये न्यूटन मीटर कभी नहीं लिखा जाता है, अगर आप ऐसा लिखते भी हो तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसके लिए आपको जैसा है वैसा ही छोड़ देना होगा, तभी ये आप डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये मींस मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए है और ये किसके लिए है, वर्क के लिए है। तो ये आपके पास देखो जरा सा, ये तो समझ में आ गया। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और इससे रिलेटेड क्या करते हैं, अभी हम लोग ढेर सारा एग्जांपल क्या करेंगे, मींस डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब देखो जरा सा, हम लोगों ने तो मोमेंट ऑफ फोर्स कंप्लीट कर लिया, फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब देखो उसके फैक्टर्स में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोमेंट को इफेक्ट करने के लिए। और इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और उसको कैसे लिखना है अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। देखो आप दरवाजे पे देखते होगे, दरवाजे का जो हैंडल होता है ये आपके मूवेबल पॉइंट से जो हिंजेज होता है उससे काफी दूर रखा जाता है। तो मतलब अगर सपोज करो ये एक दरवाजा है, यहाँ पे देखोगे आप इस तरह से क्या होता है, हिंजेज होता है इस तरह से, और यहाँ पे जो इसका दरवाजा को जो खोलने के लिए हम लोग हैंडल लगाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे एंड पे लगाते हैं। तो ये दूसरे एंड पे लगाने का मतलब क्यों, इतना दूर पे क्यों लगाते हैं, कोई खास वजह, बिल्कुल खास वजह है। जब आप इसको फार्दर एंड पे लगाते हैं, जब एकदम हिंजेस से काफी दूर पे लगाते हैं, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
देखो यहां से लेकर यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, और उस समय आपके पास जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा मोमेंट विल बी मैक्सिमम और इट विल बिकम इजियर टू ओपन द डोर। देखो ये डोर वाला एग्जांपल तो आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, लेकिन फिर इसी डोर को देखो जरा सा, अगर ये आप फार्दर एंड पे ना बैठा के अगर थोड़ा सा इधर रखते तो देखो अभी आप जितना आसानी से दरवाजा खोल पाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंट बना मिस मिला हुआ है, तो जैसे ही इसको थोड़ा सा और बीच में शिफ्ट कर दो, अब क्या हो जाएगा, आपका दरवाजा खोलना उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। थोड़ा सा और अगर इस तरफ शिफ्ट कर जाओ, जहां पे हिंजेज है मेरे पास उसकी वेरी क्लोज आ जाओ, एकदम क्लोज पे आ जाओगे, तो फिर देखो क्या दरवाजा खोलना क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब उतना कन्वीनियंट नहीं रह जाएगा जितना पहले था। क्यों नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस रिड्यूस होता चला गया, आपके पास मोमेंट जो आपके पास वैल्यू था, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला गया। सो दैट इज द ओनली रीजन कि आप क्या करते हो, हैंडल को फार्दर एंड पे रखते हो, जिससे आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। डिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से आपके पास मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, और क्या करते हैं आप इजीली ये डोर को ओपन कर पाते हैं। इसी तरह से देखो जरा सा, आप जब स्क्रू को टाइट करने के लिए, देखो जरा सा स्क्रू अगर हम ले ले यहाँ पे स्क्रू, तो स्क्रू अगर आपके पास कहीं पे लकड़ी उकड़ी में आप या दीवार में मिस डाल रखे हो, तो उसको निकालने के लिए, अनस्क्रू करने के लिए आप देखो जब रेंच लेते हो या जो भी आप क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट लेते हो, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, आपके पास काफी लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होगा, और उससे देखो दो तीन चीजें देखो, आप जब इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटिंग करते हो वहां पे छोटे छोटे नट होते हैं, उसको फिट करने के लिए छोटा वाला आप क्या करते हो, स्क्रू ड्राइवर लेते हो। लेकिन जैसे आपको लकड़ी से, दीवार से या दूसरे जगह से आपको अनस्क्रू करना होता है स्क्रू को, तो आप क्या करते हो, बड़ा वाला क्या करते हो, आप स्क्रू लेते हो जिसका हैंडल यूं बड़ा सा होता है। देखो बड़ा हैंडल होने पे, देखो अगर छोटा हैंडल होता तो छोटा हैंडल क्या होता, इतना सा होता, तो इतना सा होने से आप फोर्स कहां लगाओगे, यहां पे, टर्निंग इफेक्ट कहां पे आएगा, यहां पे। तो छोटा डिस्टेंस होने की वजह से आपके पास मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा, और मोमेंट कम होने से क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट होगा आपको क्या करना, इसको यहां से अनस्क्रू करना। लेकिन अगर सपोज करो यही आपका हैंडल इतना बड़ा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और पहली बार, देखो हम दो पोजीशन के लिए लेते हैं, पहली बार हैंडल हम इतना बड़ा रखते हैं और दूसरी बार हैंडल हम क्या करते हैं, इतना बड़ा रखते हैं। तो पहले बार हैंडल सपोज करो क्या होता है, 2 सेंटीमीटर का है, और दूसरी बार हैंडल कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। दोनों बार ही हम सपोज करो क्या होता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो पहली बार मेरे पास मोमेंट कितना निकला, 10 इंटू 2, दैट इज क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर का निकला मेरे पास। दूसरी बार मेरे पास पूरा मिला के जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने का है, 6 का है। अभी भी मेरे पास फोर्स कितने का है, 10 का ही है, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस बढ़ने से अब मेरे पास मोमेंट कितना आ गया, 60 का मोमेंट आ गया। तो देखो डिस्टेंस अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया तो पहले से मोमेंट कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मेरे पास मोमेंट कितना आया, मोमेंट 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब पहले जितने आप आसानी से काम कर रहे थे, अब उसके 3 गुना ज्यादा आसानी से अपना काम क्या कर सकते हो, क्योंकि इन डिस्टेंस के बढ़ने से आपके पास क्या हो गया, ज्यादा मोमेंट मिला है। तीसरा देखो एग्जांपल अपने पास है स्टीयरिंग ऑफ व्हील। देखो आपके पास गाड़ी में देखे होगा प्रॉपर्ली, हमको चक्का जो है नीचे मूव कराना होता है, चक्का एकदम नीचे है, उसके ऊपर अपना क्या होता है, बॉडी पूरा बना हुआ है, और फिर क्या होता है, कार के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब नीचे का जो व्हील हमको मूव कराना है, इसके लिए स्टीयरिंग कहां पे है, व्हील से काफी ऊपर, इतना ऊपर रखा हुआ है। और अगर आप देखोगे क्या, जितना हेवी व्हीकल ये उतना हाइट पे उसका स्टीयरिंग रखा रहता है। आप अगर ट्रक वगैरह का देखोगे तो ट्रक का स्टीयरिंग क्या होता है, मिस उसका जो स्टीयरिंग और व्हील को कनेक्ट करता हुआ जो रॉड है, ये क्या था, अगर आप प्राइवेट कार में देखो तो अगर ये इतना बड़ा है तो ट्रक के अंदर ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि ट्रक के अंदर क्या होता है, हेवी लोड कैरी किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, व्हील को टर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको टर्निंग इफेक्ट लाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, लार्जर मोमेंट होना चाहिए। अब देखो जरा सा यहाँ पे, तो ये स्टीयरिंग मेरा यहाँ पे है
और व्हील हमने यहाँ पे मूव कराना है, तो इतना दूर पे क्यों रखे हैं? तो देखो सामने से आप क्या अगर इतना दूर पे रखते, इतना पास में रखते, तो इतना आसान होता क्या व्हील को मूव कराना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब क्या हो गया, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो इतना डिस्टेंस बढ़ने के बाद अब क्या हो गया, मेरा मोमेंट जो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, और देखो इस बार अगर आप स्टीयरिंग को देखोगे तो इस तरह से होता है, और यहाँ पे आप दोनों क्लॉकवाइज, देखो मोमेंट दो तरह का, मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, ये दो तरह का मोमेंट होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉक के डायरेक्शन में हुआ दैट इज द क्लॉकवाइज, और अगर ये उसके अगेंस्ट हुआ दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जनरली जब किसी भी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर या इस तरह के किसी दूसरे जैसे कैप के ऊपर, बोतल का जो कैप होता है वहां भी मोमेंट काम करता है बिल्कुल स्टीयरिंग की तरह। तो स्टीयरिंग को देखो आप ऐसे पकड़ते हो दोनों हाथ से और फिर इस तरह से मूव कराते हो, तो यहां क्या होता है, दोनों का दोनों जो मोमेंट होता है दैट इज द क्लॉकवाइज, और दोनों का दोनों मोमेंट क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या होता है, सम ऑफ मोमेंट क्या होता है, लार्ज हो जाता है, और स्टीयरिंग से क्या होता है, आप बहुत ही इजीली कन्वीनियंट तरीके से व्हील को मूव करा पाते हो। फिर हेवी व्हीकल्स के लिए आपने बोला कि व्हील से आपका स्टीयरिंग का जो डिस्टेंस है और ज्यादा हो गया, और ज्यादा क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक ही कारण है कि आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मोमेंट उतना प्रोड्यूस होगा और आपका काम उतना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, हैमर ऑफ क्या हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ। देखो गोल्ड स्मिथ जो सोना का काम करता है, उन लोग का हैमर देखना यूं एकदम छोटा सा बुचकी सा होगा, और कितना होगा, इतना सा उनका जो मास होगा हैमर का कितना होगा, ये छोटा सा मास होता है हैमर में, इतना छोटा सा, और ये हैंडल लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ब्लैक स्मिथ का देखोगे तो यूं बड़ा सा हैंडल क्या होगा, मास होगा, और यूं बड़ा सा हैंडल लगा हुआ है। तो देखो गोल्ड कैसा है, डेलिकेट है, सॉफ्टिकेट है, तो वहां पे क्या होगा, आपको कम फोर्स लगाना होता है, बहुत ही डेलिकेटली आपको काम करना होता है, माइन्यूट फोर्स माइन्यूट मोमेंट के कारण क्या होगा, वहां पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हैंडल छोटा पकड़े तो वहां पे छोटा, मास कम, तो ये क्या होगा कि आपके पास जब वहां पे लगाओगे फोर्स, जब वहां पे लगाओगे तो वहां मोमेंट कम मिलेगा, वहां पे कम मोमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप ब्लैक स्मिथ की बात करो तो लोहा तोड़ना होता है, लोहा को बेंड करना होता है, तो यूं बड़ा सा उसका मास होता है, और हैंडल कितना बड़ा, यूं बड़ा, मैं तो छोटा बनाया हूं, यूं बड़ा सा हैंडल होता है आपके पास, और क्या होता है, ये पीछे की तरफ से उठा के फिर वहां पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं फिर स्ट्राइक करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप फार्दर एंड पे पकड़ते हो तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने से आपके पास क्या हो गया, मोमेंट ज्यादा हो गया, और मोमेंट ज्यादा होने से क्या हो जाएगा आपके पास, ये इफेक्ट भी ज्यादा करेगा, आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान कर देगा।